723 घरों में अब तक दरारें आगे। बड़ी खबर, जोशीमठ में प्रभावित परिवार के लिए मदद का ऐलान किया गया है। 53 प्रभावित परिवारों को 5000 की मदद का ऐलान किया गया है, तो 10 पूर्ण तौर पर जो क्षतिग्रस्त हो गए मकान, उनके लिए 1,30,000 रुपए का ऐलान किया गया मदद के तौर पर। प्रभावित परिवारों को भोजन किट और कंबल भी दिए गए हैं। 70 खाद्यान्न किट, 70 कंबल और 570 लीटर दूध भी बांटा गया है प्रभावित परिवारों के बीच। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो तात्कालिक मदद दी गई है, उसमें आपको बता दें कि जो खाद्यान्न सामान है, इसके अलावा जो आर्थिक मदद के तौर पर 1,30,000 उन परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया गया है जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और साथ ही जिनके घरों में दरारें आई हैं। 5,000 रुपए की मदद का अभी ऐलान तात्कालिक तौर पर किया गया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन करुणा, 5,000 की मदद, ये अपने आप में बड़ा भद्दा मजाक नजर आता है। 5,000 रुपए इस महंगाई के जमाने में होते क्या है, वो भी उन लोगों के लिए जिनका घर बार सब कुछ छिन गया है और इस कड़ाके की ठंड में वो बेघर हो गए हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब तक आप मुआवजा दे नहीं देते, वन टाइम सेटलमेंट कर नहीं देते, तब तक आप हमारे घर बार को गिरा कैसे सकते हैं। धरना चल रहा है, लोगों की नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बड़ा सवाल है ये जो हम उठाने जा रहे हैं। बड़ी आफत और इतनी सी राहत। जोशीमठ में 344 अस्थायी राहत शिविर इस वक्त चलाए गए हैं। 53 परिवारों को सिर्फ 5-5 हजार रुपए का राहत सामान दिया गया है, जो कि नाकाफी नजर आता है। 1,425 लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त जो घर हो गए हैं, उनको 1,30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सिर्फ 1,30,000 की। लोग कह रहे हैं हमने तो घर बनाने में, होटल बनाने में करोड़ों लगा दिए। जोशीमठ के बाहर 2,205 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। 70 फूड किट्स और 70 कंबल दिए गए हैं। आप विस्थापितों की संख्या देखेंगे तो ये नंबर्स आपको बहुत कम नजर आएंगे। 80 लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है। पीपल कोटी में 491 रूम हॉल अलॉट किए जा रहे हैं, जहां पर इन विस्थापितों को रखा जाएगा। तमाम वो अहम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं जोशीमठ के लोगों की नाराजगी से जुड़े। और वहीं सरकार जो प्रति परिवार 5,000 की मदद दे रही है, उससे एक परिवार को क्या सहायता मिल सकती है। अभिजीत ठाकुर, हमारे संवाददाता जो लगातार जोशीमठ में ही मौजूद हैं, उन्होंने ये जानने की कोशिश की। एक ऐसे ही पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की, तो उनका क्या कहना था, सुनिए। जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों के बीच अब राहत सामग्री का वितरण सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। कुल 70 परिवारों को राशन किट भी बांटे गए हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे ही कैंप में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक परिवार यहां पर रह रहा है और इनके पास भी ये राशन किट पहुंचा है। तो हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि इस राशन किट में क्या क्या सामान दिया गया है। सबसे पहले ये सरसों का तेल है, कुछ मसाले हैं, चाय पत्ती है, ये नमक है, चावल भी है, और ये क्या, ये अच्छा ये मसाले हैं, हल्दी पाउडर, और ये आटे का पैकेट है। तो इतना, ये 5 किलो आटा है मेरे ख्याल से, और 2 किलो चावल, चाय पत्ती है, और ये 1 लीटर का सरसों तेल है। कितने लोग हैं आपके परिवार में, कितने सदस्य? 6 आदमी हैं। तो 6 लोगों में ये कितने दिन तक आपका काम चला देगा? कितना दिन तो चला देंगे। 2 टाइम चलेगा, और कितना चलेगा? 2-4 टाइम चल जाएगा। नहीं, 2 टाइम चलेगा। 6 आदमी है तो बच्चे भी हमारे साथ में, तो 2 टाइम चलेगा जी। तो फिलहाल मैं आपको ये तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि इतनी चीज़ें जो हैं वो दिया गया है। और पैसे की भी बात चल रही थी, आप लोगों को 5,000 रुपये मिले हैं क्या? हाँ, मिले हैं हमको। अच्छा। मिले हैं 5,000 रुपये भी मिले हैं हमको। अच्छा। तो 5,000 रुपये कितने दिन तक आप लोगों का खर्चा पानी चल जाएगा? कितना चलना है, तब किराया भी देंगे, अगर कमरा मिलेगा कहीं तो किराया भी देंगे, खाना भी खाएंगे, गैस भरवा देंगे। और तब बच्चे लोग, कोई बीमार हो रहे, कोई कुछ हो रहा है। आजकल जो है ठंड का मौसम है, तो क्या करना है। तो 5,000 में जितने ठलेगे, अब क्या करना था। 5,000 रुपये मतलब काफ़ी नहीं है, और होना चाहिए था। और होना चाहिए था, तो क्या करना था। किससे मांगे हम, और दे दो। 5,000 भी अपनी खुशी से दे दे, अगर और ज़्यादा देंगे तो खुशी की बात है वो भी।
तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो ये कैंप में रह रहे हैं, तो यहाँ पर इनको किराया नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि अगर ये कोई किराए की जगह देखे, वहाँ पर रहने के लिए जाएं और वहाँ पर उन्हें सेटल होना पड़े, तो उसके लिए 5,000 रुपये की राशि निश्चित रूप से नाकाफ़ी है। और जहाँ तक बात है राशन किट की, तो राशन किट इनको ज़रूर मिला है, लेकिन 5 लोगों का परिवार है, तो 3-4 दिन से ज़्यादा ये नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन गंगा के साथ TV9 भारतवर्ष के लिए जोशीमठ से मैं अभिजीत ठाकुर। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम है गजेंद्र सिंह पंवार। आपको राशन किट मिला? हाँ मिला। और 5,000 रुपए की मदद राशि भी मिली है? मिली। तो ऐसी कोई जानकारी दी गई है कि जब ये पैसे खर्च हो जाएंगे या राशन खत्म हो जाएगा तो और भी मदद आपके पास पहुंचाई जाएगी? अभी तक तो किसी ने कोई जो है जानकारी भी नहीं दी और ये अभी कुछ नहीं पता। तो अभी तो आप कैंप में रह रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए ये जगह निश्चित रूप से छोटी है, तो क्या आप किराए के लिए जगह ढूंढ रहे हैं? अभी तो शासन प्रशासन पे हमारा जोर है कि वो जो है कि व्यवस्था बनाए रखें और देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। और हम लोगों को 5-5 हज़ार रुपये में जो है कि ठगाया गया है शासन प्रशासन की ओर से। और ये पैसा पता नहीं कि एक ही बर्फबारी में पता नहीं इन पैसों का तो 5,000 में तो क्या हो पाएगा। और शासन प्रशासन को भी ये मालूम होना चाहिए कि एक रूम हीटर का जो है कि कॉस्ट क्या है, और खाने पीने के लिए चाय चाहिए, दूध चाहिए बच्चों के लिए, और फीस चाहिए, फिर आशियाना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 700 लीटर से ज़्यादा दूध भी कह रहे हैं कि बांटा होगा, निश्चित तौर पर बांटा होगा, लेकिन दूध हमें भी मिला है, लेकिन इस दूध से क्या हो पाएगा। तो आपने सुना, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन की तरफ से मदद मिली है उसमें कितने दिन हमारा काम चल पाएगा। अब जरा इसे समझिए कि एक परिवार को 5,000 रुपए की मदद सरकार की तरफ से दी गई। अब औसतन समझ लीजिए कि एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो रोजमर्रा की उनकी जरूरतें क्या है। चावल 10 किलो, आटा 20 किलो। अब ये देखिए अनुमानित कीमत इसकी कितनी होगी, 700 रुपए, और ये 800 रुपए, ये आटा 20 किलो। अब ये देखिए 5,000 रुपए की मदद एक परिवार को सरकार की तरफ से दे रही। अब इसमें जो कीमत अनुमानित वो कितनी आती है, 6,987 रुपए। और लोग इसी बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब ऐसे में काम हमारा कैसे चल पाएगा। अब देखिए रोजमर्रा की जरूरत में आप दाल सब्जी तो खाएंगे ही, दाल 3 किलो, ठीक है, सब्जी आप जो हरी सब्जी खाएंगे, अनुमानित कीमत दाल की आप लगा लीजिए 425 रुपए, और सब्जी अगर 4 लोग आपके परिवार में हैं तो कम से कम मान के चलिए 1,000 रुपए। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कुल योग होगा वो कितना आएगा। दूध 1.5 लीटर रोजाना, जिसमें चाय अगर बच्चे हैं तो वो दूध पिएंगे। चीनी आप मान के चलिए कि 2 किलो। अब उसकी कीमत कितनी होती है, 2350, और ये 100 रुपए चीनी की कीमत। अब ये इसका पूरा योग आपको है। तेल 3 लीटर है, जिसमें सरसों तेल होगा, रिफाइंड ऑयल होगा, 540 रुपए। गैस सिलेंडर 1,072 रुपए। तो ये एक परिवार के खर्च में कितना अनुमानित होता है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सवाल कि जरूरी खर्चे ही ना काफी, फिर पढ़ाई और बाकी तमाम खर्चे कहां से आएंगे। ये तो सिर्फ खाने पीने की बात हुई, जिसमें ये कीमत लग रही है 6,987 रुपए। ये जो बाकी जरूरी खर्चे हैं, जिसमें पढ़ाई है और बाकी जैसे मेडिसिन, दवाएं, वो खर्च कहां से आएंगे। बिल्कुल सही बात है प्रत्युष, बिल्कुल सही आपने कहा। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जब बात कर रहे थे लोगों से, तो लोग भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि इतने में आखिर होगा क्या। हमारे एक और सहयोगी विपिन चौबे भी इस वक्त जोशीमठ में ही मौजूद हैं, सीधे अब उनका रुख करते हैं। विपिन, हमने देखा रात भर जोशीमठ में उस होटल को जिसे गिराया जाना था उसके बाहर लोगों का धरना जारी रहा। लोग कहते रहे कि जब तक आप 1 टाइम सेटलमेंट नहीं कर देते तब तक हम धरने से हटेंगे नहीं। कई लोग तो खुदकुशी की बात करते हुए नजर आए। प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, कल शाम के बाद से प्रशासन नाराज है, नदारत है, और यहाँ पर उसकी क्रेन है। क्रेन के अलावा SDRF की मौजूदगी है, पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन गायब है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि प्रशासन इतनी जल्दी एश्योरेंस नहीं दे सकता, और ये लोग तब तक हटने को तैयार नहीं हैं जब तक कि इनका फाइनल सेटलमेंट बद्रीनाथ की तर्ज पर सर्कल रेट को बढ़ाया जाए, फिर 2 गुना मुआवजा दिया जाए, और वो लिखित में चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। इसीलिए कल तक जो होटल के ठाकुर सिंह राणा, जो उस होटल के बलारी इनके मालिक थे, आज वो अकेले नहीं है। उनकी समर्थन में
बहुत बड़ी तादाद में देखिए महिलाएं वहां पर इकट्ठी हो गई हैं, आग जल रहा है, पॉलिथीन लगा दी गई है, मतलब लंबा ये कार्यक्रम चलने का अनुमान जताया जा रहा है। और अंदर देखिए आग की लौ लपटें यहां पर आपको नजर आएंगी और साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं नजर आएंगी। ये लोग ठाकुर सिंह राणा का समर्थन करने आई हैं, क्योंकि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। सवाल इस होटल का नहीं है, सवाल इस पूरे पैमाने का है कि सरकार पैमाना क्या तय कर रही है और उसी पैमाने के अनुसार यहां पर लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। आप लोग बताइए, जब तक मुआवजा नहीं तब तक हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं, कोई डर कोई भय नहीं। कोई भय नहीं हाँ। है, लेकिन सरकार अगर जबरदस्ती की तो क्या करेंगी? बैठे रहेंगे तब भी नहीं लेंगे, मांग पूरा हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे सीधे। अपनी मांग पूरे, और मांग क्या है? फाइनल मुआवजा देने का। हाँ, सब कुछ पता तो आपको है ही। हाँ हाँ। तो आप जैसे ही मतलब लोगों का जिंदगी का खतरे के सवाल है तो आपको पता ही है। इतनी ठंड में आप लोग बैठे हैं, आप लोग को ठंड लग सकती है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? इसी तरह बैठे रहेंगे? हाँ, जब मुआवजा पूरा हटेंगे नहीं करेंगे यहाँ से। लेकिन सरकार तो कह रही थी कि हम मुआवजा देने को तैयार है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है? अभी सरकार आए नहीं, मुआवजा कहाँ से देंगे? सरकार ने अभी लिखित तो दिया नहीं हमको, सबूत क्या है सरकार का? कल को चाहिए तो आप लोगों को? हमें पूरा लिखित पढ़ मतलब चाहिए। सरकार पर भरोसा है कि नहीं है? सरकार पर भरोसा है क्या? नहीं है? हाथ उठाकर बताइए, भरोसा है क्या आप लोगों को? आप लोग नाराज जो सरकार के ऐसा होना है। हाँ। जब हमारे घर टूटने के लिए हमको बाहर छोड़ दिया और पहले से नहीं सुनाए, जब मीडिया को हमने बुलाया तब आज सीधा बाहर निकाल दिया। ये काहे के नियम है? ये सरकारी नियम है कोई? हमें क्यों पहले क्यों सूचना नहीं दिया? घर में दरार नहीं आ रखी, हमको बाहर भेज दिया। हमको कुछ नहीं लेने दिया, हम यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, बस हम कहीं जाने वाले नहीं है। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हम जा ही नहीं तो सकते। आप होटल को बचाने आए हैं, अपना घरों को बचाने आए हैं? घर भी बचाएंगे, घर बचाने में, होटल बचाने में। होटल भी बचाएंगे। अगर सरकार ने जबरदस्ती की तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जान देंगे, जान दे देंगे। यहाँ से हटेंगे नहीं, जान दे देंगे हम। पूरी रात आप लोग ठंड में यहाँ पर रहे हैं, आप लोग को ठंड लग सकती है, तो अगर सरकार समझाएगी तो मानेंगे नहीं आप लोग? नहीं मानेंगे। सरकार के जवाब पर भरोसा है क्या आप लोगों को? हाथ उठाकर एक बार सारे लोग बताइए, नहीं है भरोसा? कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपको मैं रात से यहाँ पर देख रहा हूँ, ठंड नहीं लग रही है? क्या करना, लग भी रहा, हमारा तो घर लूट गया, सब खत्म हो गया, हम कहाँ जाएं? भावुक हो रही हैं आप। तो देखिए मुश्किल बड़ी है, आफत बड़ी है। बिल्कुल। और देखिए विपिन क्या करना है? विपिन, हालात ये बने हुए हैं, विपिन हालात ये बने हुए हैं कि जो वक्त है वो भी हाथ से रेत की तरफ फिसलता नजर आ रहा है। लोगों में नाराजगी है, जब तक उनका सेटलमेंट प्रॉपर नहीं होता, सही आर्थिक मदद नहीं होती, वो मरने के लिए भी यहां पर तैयार है। ये एक दोहरी चुनौती है जो प्रशासन के सामने खड़ी है, क्योंकि कभी भी यहां पर एक बड़ी आपदा आ सकती है। बिल्कुल। और आज और कल का दिन देखिए करुणा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि आज और कल बारिश का प्रेडिक्शन है। तमाम सड़कों से लेकर, दीवारों से लेकर, घरों से लेकर, मकानों से लेकर, होटलों से लेकर हर जगह दरारें आ गई है। और इस तरह की दरार जो सड़कों में आपको नजर आ रही है, बारिश हुई तो पानी इसमें जाएगा, नीचे की मिट्टी गीली होगी, मिट्टी दबेगी, और मिट्टी अगर दबी तो फिर इन इलाकों में क्रैक्स बढ़ सकते हैं। यही सबसे बड़ा संकट है। अभी भी देखिए आज सुबह से धूप नहीं निकली है, पारा माइनस में जा रहा है, खड़े होकर बाप से बात करना भी मुश्किल हो रहा है। और ये लोग सोचिए, अंदाजा लगाइए कि अपनी वेदना को लेकर पूरी रात आग के भरोसे खुले आसमान के नीचे कैसे धरना प्रदर्शन करते रहे होंगे। मैं रात में भी आया था लगभग 1:30 बजे इनसे मिलने के लिए, और उस समय भी हालात खराब थे। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, और आपकी रात 1 बजे की, क्योंकि आप लगातार रात भर इन लोगों के साथ डटे रहे हैं। इनका जो दर्द है, इनका जो आक्रोश है अभी प्रशासन को लेकर, इनका जो दुख है, वो आप जानने की कोशिश करते रहे। एक बार फिर से हम आएंगे, लेकिन अब 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि जोशीमठ और यहां के बाशिंदों का दर्द कितना गहरा है। जोशीमठ में कल 2 होटल्स को गिराने की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, और इसके बाद आधी रात पीएसी के जवान बुलाए गए। आज एक बार फिर से कार्रवाई होने की उम्मीद है, लेकिन परिवार लगातार धरने पर बैठे हुए। अभी आपने देखा और सुना, कल होटल मालिक ने बकायदा चिता भी सजा दी थी और यह कह दिया था कि जब तक उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक जो आर्थिक तौर पर सर्वे नहीं करके सही मदद नहीं मिलती, तब तक वो नहीं जाएंगे यहां से। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें बयां कर रही हैं जोशीमठ के लोगों का दर्द। रात भर होटल मलारी के मालिक और उनके परिवार की महिलाएं होटल के बाहर ही धरने पर बैठी रहीं, अभी भी बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि बद्रीनाथ प्लान के तर्ज पर 1 टाइम सेटलमेंट के
तहत इन्हें मुआवजा दिया जाए, और जब तक सरकार इसका ऐलान नहीं कर देती तब तक वो यहां से हटेंगे नहीं, होटल को गिराने नहीं देंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो त्रासदी आई है उसके बाद अब लोग अपने आशियाने को बचाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए शायद ये आशियाना जाते जाते कुछ पैसा दे जाए जिसकी बदौलत आगे की जिंदगी ये लोग जी सके। जिन 2 होटलों को गिराया जाना है, आज दिन भर प्रशासन ने बहुत कोशिश की कि इन होटलों को गिराया जाए, लेकिन लोग अड़े रहे, मुआवजे की मांग करते रहे और आखिरकार एक दिन के लिए होटल बच गया। कल शायद प्रशासन फिर से इनको गिराने की कोशिश करे। रात के 1 बज रहे हैं और अपने होटल को बचाने के लिए और मुआवजे की मांग को लेकर जोशीमठ के लोग रात के 1 बजे देखिए इस होटल की कैसे पहरेदारी कर रहे हैं। इसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और कुछ युवा भी हैं जो इस होटल के एंट्री गेट पर इस वक्त सोए हुए हैं। पूरी रात टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है, -1 में चल रहा है। रात के 1 बज रहे हैं और रात के 1 बजे इस आग के सहारे ये तमाम लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये संपत्ति गिरा दी जाए अगर सरकार चाहती है, क्योंकि ये रेड जोन में जाता है, रेड जोन में आता है, ये झुक चुकी है, इसका रहना वाजिब नहीं है, लेकिन हमें वाजिब मुआवजा चाहिए जिसकी बदौलत हम आगे की जिंदगी को गुजर बसर कर सके। बद्रीनाथ की तर्ज पर ये लोग मुआवजा मांग रहे हैं और ये होटल मलारी इन है जिसके बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। होटल मलारी इन रेड जोन में आता है, रेड क्रॉस निशान लगाया गया है और होटल एक तरफ झुक गया है। डर है कि होटल अगर पीछे की तरफ गिरा तो 50 से 60 ऐसे मकान हैं जो उसकी जद में आएंगे, लिहाजा इस होटल को CBRI, NDRF, लोकल पुलिस की मदद से गिराया जाना है। मैन्युअली गिराने का फैसला किया गया, लेकिन ये लोग इस बात को लेकर धरने पर बैठे हैं कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और कोरा आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में वो आश्वासन चाहिए और तभी ये होटल को गिरने देंगे, वरना अपनी जान दे देंगे, यहां से हटेंगे नहीं। बहुत सारे लोग तो आप ये देख रहे थे विपिन चौबे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। रात 1 बजे उन लोगों के बीच में ये गए थे, लोग वहां पर धरने पर अभी भी लगातार बैठे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक 13 जनवरी को होगी। जोशीमठ संकट पर हो सकती है कैबिनेट की बैठक। राहत पैकेज को लेकर के कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीड़ितों के विस्थापन के मामले में भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि लोग यही मांग कर रहे हैं हम जाए तो कहां जाएं, और आप जो मूल्य निर्धारण कर रहे हैं मकानों का मुआवजे के तौर पर वो नाकाफी है। जो सरकारी मदद भी मिल रही है वो भी नाकाफी है। हमारे साथ इस वक्त नवनीत भटनागर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पूर्व DG हैं NDRF के। नवनीत भटनागर जी, लोग तो अब वहां पर धरने पर बैठ गए, कह रहे हैं ना मकान तोड़ने देंगे ना होटल तोड़ने देंगे। ऊपर से फोरकास्ट ये है कि आज या कल भारी बारिश हो सकती है। कितनी चुनौती है इस वक्त वहां पर आप लोगों के सामने? देखिए, ऐसा है, मौसम क्योंकि करवट बदल रहा है और ऑलरेडी ये खतरे के जद में है, तो उसमें जैसे बारिश ज्यादा हुई अगर, या खुदा न खास्ता बादल फट गया या और ज्यादा बारिश हो गई, तो ये जितने गैप हैं, जो क्रैक्स आई हैं, ये बढ़ जाएंगी और गिरने के, मकान गिरने के, डैमेज होने के, एरिया के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो जान माल का नुकसान भी होगा। तो इसमें यानी अगर बारिश से पहले ही इस होटल को गिरा दिया जाए तो शायद नुकसान कम हो, बारिश के बाद गिराने से दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, होटल का गिराना तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो टिल्ट हो चुका है और वो गिरेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे नीचे गिरेगा तो वो 50-60 मकान जो है। लेकिन नवनीत जी हालात ये है, देखिए होटल तो वहां पर है ही, लेकिन तमाम मकान है और इससे बड़ी चिंता है जो जोशीमठ का पूरा इलाका है जो कि इतना सेंसिटिव बना है, लगातार सिंक कर रहा है, धंसता हुआ नजर आ रहा है। ये बारिश उस पूरे जोशीमठ को भी हिलाकर रख सकती है, तो ये कितनी बड़ी क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है सर? के क्रैक जो आए हैं वो ठीक है सर, आपके पास आएंगे, लेकिन एक अपडेट आ रही है, इसलिए सॉरी आपको रोकना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कुछ और इलाकों में घरों में दरार आ रही है, बड़ी खबर, इसलिए हमें इस खबर का रुख करना पड़ रहा है। आप देखिए कर्णप्रयाग, टेहरी और पौड़ी में भी संकट काफी ज्यादा गहरा गया है। जोशीमठ से करीब 80 से 82 किलोमीटर की दूरी तक अब कैसे दरारें फैलती नजर आ रही। उत्तरकाशी में भी कई घरों में दरारें नोटिस की गई है। जोशीमठ संकट के बीच ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी अब त्रासदी साबित होता हुआ नजर आ रहा। अभी तक उत्तराखंड में जो हो रहा है इसे देखकर सब भयभीत थे, चौंके हुए थे, लेकिन अब देखिए कैसे कर्णप्रयाग, टिहरी और
और पौड़ी में भी जो चमोली जिला है, चमोली जिला भी अब इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ ये हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जोशीमठ को लेकर सभी लोग चिंतित थे, पूरा फोकस जोशीमठ की तरफ था, लेकिन अब तो ये जो हालात है ये कुछ बहुत ही बड़े व्यापक डिजास्टर की तरफ ये इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुश्किल में है पहाड़ उत्तराखंड के, कहां पर दरार सामने आ गई है। ये आप देखिए, सबसे पहले जोशीमठ की बात करें, इधर मैप आप देखिए, यहां जोशीमठ आप देखिए, यहां पर कहां 723 घर है अभी तक 723 घरों में दरार आई है। इसके अलावा सरनौल और हडियारी गांव में कई घर ऐसे जहां पर दरार सामने आ गई है। और कहां पर दरार, डैम के आसपास कई घरों में दरारें देखी गई है, नोटिस की गई है। अब बात करते हैं पौड़ी की, यहां पर आप देखिए मैप पर पौड़ी, और इधर आप देखिए श्वेत गांव के कई घरों में इस वक्त दरार की खबर है। यानी कि आप देखिए यहां पर जोशीमठ है तो यहां पर पौड़ी है, आप फासला इसको समझिए और किस तरह से दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टनल के लिए हो रहे विस्फोट से दरार हो रही, ग्रामीण ये बोल रहे हैं, जो लगातार टनल का एनटीपीसी की तरफ से काम चल रहा है। अभी तक 50 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई है। ये अब हम कर्णप्रयाग की बात आपको बता रहे हैं, यहां पर 50 से ज्यादा ऐसे घर हैं चमोली जिले में जहां पर दरारें सामने आ गई है। तो ये स्थिति इस वक्त पूरे उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में बनती नजर आ रही है, और ये स्थिति अब और भी बड़ी आपदा की तरफ इशारा कर रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और अहम जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, इसे गौर के साथ आप देखिएगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जोशीमठ का गुनहगार कौन है। ये जो आज हालात बन रहे हैं जोशीमठ में, ये हालात क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लगातार जो एनटीपीसी तपोवन की जो टनल है उसे बताया जा रहा है इसके पीछे वजह के तौर पर। और आप देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से जो जोशीमठ में दरारें हैं और इसका जो फासला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ स्लाइड और दरारें परिलक्षित हुई थी, तो लोकल लोगों के आग्रह पर हमने एक आईआईटी रुड़की से उस पूरे क्षेत्र की स्टडी कराने का और उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उस क्षेत्र को उस एरिया को बचाया जा सके। तो वो आईआईटी रुड़की उसमें अपना अध्ययन कर रहे हैं, वो उनके अध्ययन के हिसाब से उसमें हम अग्रिम कार्रवाई शीघ्र करेंगे। धन्यवाद। संवाददाता इस वक्त जोशीमठ से ही हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, प्रशासन इस वक्त किस तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जोशीमठ के लोगों में तो जबरदस्त गुस्सा, नाराजगी नजर आ ही रही है। बहुत सारे उनके ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिल नहीं पाए, और जो परिस्थितियां हैं वो साफ ये कह रही हैं कि अब एक एक मिनट कीमती है। बिल्कुल, हर बढ़ते मिनट, हर बढ़ते दिन के साथ चुनौतियां बड़ी होती जा रही है। प्रशासन के लोग यहां रात में बड़ी तादाद में देखिए मौजूद थे, लेकिन इस वक्त आपको कोई नजर नहीं आएगा क्योंकि लोगों का आक्रोश उन तक पहुंच चुका है। लोग आ रहे हैं, दूर से खड़े हैं, अपना सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, और प्रशासन को साफ तौर पर इन्होंने संदेश दे दिया है कि हम हटने वाले नहीं हैं। कल जिस तादाद में एसडीआरएफ और लोकल पुलिस थी यहां पर, आज उनकी तैनाती नहीं दिख रही है। हालांकि ये जरूर है कि उनके क्रेन्स यहां पर है और उनके इक्विपमेंट्स यहां पर आ चुके हैं, लेकिन वो फिलहाल किसी भी तरह से अभी कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं। मध्यस्थता की कोशिश की गई, चमोली की जो सीडीओ हैं, रात में मध्यस्थता के लिए इनको ले जाया गया, उनसे बातचीत करवाई गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। लेकिन विपिन एक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, विपिन एक जो खबर आ रही है कि 13 तारीख को धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें आर्थिक मुआवजे को लेकर, आर्थिक मदद को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो क्या इस बैठक को लेकर सबकी निगाहें हैं? बिल्कुल, इस बैठक पर निगाहें हैं और उत्तराखंड के जोशीमठ पर पीएमओ कंटिन्यूअसली निगरानी कर रहा है। एक एक मिनट की अपडेट वहां पर जारी है और पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। इसीलिए 2 दिन पहले जब मैं नरसिंह मंदिर में एक शो कर रहा था, उस दौरान लोगों ने राज्य सरकार पर अविश्वास तो जताया, लेकिन उन्हें अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये आपदा है। और आपदा में जिस तरह से काम केदारनाथ में हुआ, बद्रीनाथ में हुआ, और आप समझ सकते हैं तमाम जगहों पर लोगों को उम्मीद है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर उनको पैसे मिलेंगे। और विपिन, कल आप उस होटल में गए थे जहां पर पीडब्ल्यूडी की टीम थी जो कि नापी जोखी कर रही थी। वहां जिन मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान है उनको 1,30,000 रुपए मुआवजा,
तो ये किस आधार पर तय किया गया, मापदंड क्या है? नापी जोखी हुई है कि फिलहाल शुरुआत में 1,30,000 की मदद है, बाद में और दी जाएगी, है क्या पूरा? देखिए, यही समझ में नहीं आ रहा कि पैमाना क्या है। पहाड़ों में जो कॉस्टिंग होती है प्लेन एरिया से जस्ट डबल से भी ज्यादा होती है। अगर 200 रुपए का सीमेंट आपको प्लेन एरिया में मिल रहा है तो वही सीमेंट यहां आते आते 400 रुपए का हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे में किसी घर को अगर गिरने का मुआवजा 1,30,000 रुपए सरकार दे रही है तो यह मजाक है, मुआवजा नहीं है, क्योंकि यह असंवेदनशीलता है और सरकार को लेकर इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं। लोग इसीलिए नाराज हैं कि सरकार का पैमाना क्या है। हमारी जो पूंजी 1-1 रुपए जोड़कर हमने 50 साल में मकान तैयार किया, 1 मिनट में वो टूट गया, सरकार का पैमाना क्या होगा? उसी को लेकर वो लोग लिखित आश्वासन चाहते हैं, जो फिलहाल सरकार देने में असमर्थ नजर आ रही है। और कल जो प्रेस रिलीज आई है उसमें 1,30,000 की बात तो कही गई है, लेकिन उसका पैमाना क्या है? और सरकार और प्रशासन के इसी संवेदनहीन रवैये को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी फिलहाल नजर आ रही है। जोशीमठ के लोगों के आंसू ये बता रहे हैं कि जब जोशीमठ में खतरा बढ़ रहा था तब सिस्टम कुंभकर्णी नींद में सो रहा था। सत्ता की नींद जब कुंभकर्ण की नींद बन जाए तो यह सवाल करना लाजमी है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या जब जोशीमठ को खोखला किया जा रहा था तो सत्ता कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? क्या जब 1976 में ही एक्सपर्ट कमेटी ने जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन को खतरनाक बताया था तो क्या उस समय भी सत्ता कुंभकर्णी नींद में सो रही थी? क्या जब 2006 में फिर से एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि जोशीमठ में खतरा बढ़ रहा है तब भी सत्ता में बैठे लोग नींद में थे? क्या जब केदारनाथ त्रासदी हुई तब भी यह समझ नहीं आया कि अगला नंबर जोशीमठ का हो सकता है? यह बहुत वो बड़ा सवाल है जो लगातार हम पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि सरकारें बदलती रहीं, इस समस्या के बारे में किसी ने सोचा नहीं और आज पूरा का पूरा शहर पाताल लोक में जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनहगार किसको माना जाए? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और आज जोशीमठ के लोग बेहद गुस्से में हैं, जबकि पहाड़ों पर दरार पर्यटन हो रहा है, वहां पर लगातार दरार बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों पर। कभी सीएम का हेलीकॉप्टर चक्कर वहां लगा रहा है तो कभी बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच भी नींद टूट नहीं रही है। हमने 4 महीने पहले ही आगाह किया था कि जोशीमठ में बड़ा खतरा है, पहाड़ दरक रहे हैं, जोशीमठ धंस जाएगा, लेकिन तब भी वहां की सत्ता की कुंभकर्ण वाली नींद नहीं टूटी थी। 4 महीने पहले हमारे रिपोर्टर कुमार कुंदन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह एक रिमाइंडर है, समझिए कि 4 महीने पहले अलार्म बज चुका था, बावजूद इसके सत्ता सोती रही। जोशीमठ के रविग्राम इलाके में मौजूद हूं और इस इलाके में सबसे ज्यादा दरारें देखने को मिल रही है। मेरे ठीक सामने में जो आप घर देख रहे हैं उस घर में देखिए नया मकान बना हुआ है और इस मकान की स्थिति ये है कि अब यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी के पूरे मकान में दरार आ गई है। ऐसा लग रहा है कि अब न तब गिरा। ये स्थिति रविग्राम के अमूमन हर दूसरे मकान में है और लोग इसकी वजह से घर छोड़ कर जा रहे हैं। बद्री विशाल मंदिर के सिंह द्वार पे मौजूद हैं। सिंह द्वार का दक्षिणी हिस्सा है ये, और दक्षिणी हिस्सा में भी क्रैक्स आने शुरू हुए हैं। ये क्रैक्स अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। मसलन अगर हम दिखाना चाहें आपको तो ये देखिए, ये स्मॉल लाइनिंग जो छोटी छोटी हेयरलाइन क्रैक्स जो हैं वो देखिए आपको धीरे धीरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्रैक्स पहले नहीं थे, हाल के दिनों में ये क्रैक्स आए हैं। और देखिए नवनीत जी जो कि एनडीआरएफ के पूर्व डीजी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। नवनीत जी, इस रिपोर्ट का भी मैं हवाला लेना चाहूंगा जो 4 महीने पहले टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई थी और बताया था कि कैसे जो जोशीमठ है वो सिंक कर रहा है, लेकिन आज तो हालात बेकाबू हो गए, बहुत बड़ी क्राइसिस है। और आपको लगता है कि क्राइसिस डिजास्टर इतना बढ़ गया है जैसे कि पेड़ की जड़ें फैलती है, कर्णप्रयाग और तमाम जो अलग अलग जगह पौड़ी, वहां तक अब दरारें सामने आ रही हैं? जी, ये तो बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये सैंडी रॉक्स है और इसमें मिट्टी जो है पोली है। अब जैसे जैसे मिट्टी खिसक रही है और ये दरारें क्रिएट हो रही हैं, और अभी तो आने वाले टाइम में बारिश का प्रेडिक्शन हुआ है। अगर तेज बारिश होती है तो मिट्टी और ज्यादा खिसकेगी। जैसे ही मिट्टी खिसकेगी, मकानों में, बिल्डिंग्स में क्रैक आए हुए हैं, ये सब गिर जाएंगे। और ये अकेले नहीं गिरेंगे, इनके साथ साथ जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, आसपास के घर हैं, वो सब डैमेज हो जाएंगे। तो अगर पब्लिक को अभी नहीं इवैक्यूएट किया गया
पब्लिक को एजुकेट नहीं किया गया, पब्लिक को नवनीत जी एक बात और लोग समझना चाहते हैं, जो दरारें वो देख रहे हैं इस वक्त, क्या दोबारा यहां पर लोग आके बस सकते हैं कि ये इलाका अब पूरी तरीके से आने वाले समय में निर्जन हो जाएगा? कोई यहां रह नहीं सकता। अब नहीं बच सकते, क्योंकि वो ये दरारों का मतलब ये है कि वहां की मिट्टी उस एरिया की जहां पर दरारें आई हैं, वो नीचे से पोली हो गई हैं। जरा सा भी यानी भविष्य में कोई उम्मीद नहीं है कि वो वापस अपने घर लौट सकते हैं। वो घर गया उनके हाथों से। हाँ, इनको कहीं और बसाना पड़ेगा। और ये जो हम बता रहे हैं कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, क्योंकि जोशीमठ है चमोली जिले में, अब उससे आगे आप बढ़िए कर्णप्रयाग जो कि लगभग 80 से 82 किलोमीटर है, टिहरी, पौड़ी, मतलब एक बड़े रेडियस को इसने अपने पूरे दायरे में ले लिया है। ये पूरा एक सेक्टर है, पूरा ये नीचे का जो चट्टान है, ये पूरा अगर आप मैपिंग पर देखें तो ये लगभग आसपास से वो जुड़ा हुआ है, और वहां कच्चे पहाड़ हैं और ये सब गिरेगा, ये पूरा गिरेगा, और इसके चपेट में जो भी आएगा वो सब डैमेज हो जाएगा। अब इसके लिए एक ही काम हो सकता है। बिल्कुल भटनागर साहब, ये खतरा जो है ये और बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक और अहम खबर आ रही है, उत्तरकाशी के एक गांव पर भी मंडराया बड़ा खतरा। जी हां, बड़कोट के बाड़िया गांव में भी घरों में दरारें आ गई हैं। ये देखिए दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। अब बाड़िया गांव में 35 घरों में, एक दो नहीं 35 घरों में दरारें देखी गई हैं। बाड़िया गांव में करीब 100 परिवार रहते हैं और अब इनकी जान पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इनके घरों में भी दरारें दिख रही हैं। यहाँ पर भूदशाओं की शिकायत मिली है, और इसमें जो संबंधित विभाग है, जैसे हाईवे लगता है तो NH है, सिंचाई विभाग है, वो सभी अपने स्तर से भी इसमें हम इसका परीक्षण कर रहे हैं कि कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। और इसमें पूर्व में जियोलॉजिस्ट द्वारा भी इसमें निरीक्षण किया गया है, तो कार्रवाई अभी इसमें की जाएगी। ये होती है, उस समय 20-25 मकान खाली करते थे। आज जोशीमठ में देखा तो अब इसे भय प्राप्त होने लगा है कि मतलब कहीं ऐसी न हो कि हमारी मांग विस्थापन की है, विस्थापन सरकार करे, और फाइल भी लगा रखी है। अभी तक शासन द्वारा कोई हमारा ये तो देखिए, ये तस्वीरें चिंता पैदा करती है, हालात चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि सवाल ये कि क्या सिर्फ जोशीमठ या फिर पूरे उत्तराखंड पर इस वक्त एक बहुत बड़ी आपदा रखी है। जोशीमठ की त्रासदी पर एक एंगल एनटीपीसी का भी है, जो लगातार जिम्मेदार बताया जा रहा है। एनटीपीसी जोशीमठ से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तपोवन में विष्णुगढ़ हाइडल परियोजना पर काम लगातार किया जा रहा है और इसमें एक टनल है। कई एक्सपर्ट्स और स्थानीय लोगों का यह साफ कहना है कि एनटीपीसी की टनल के कारण ही जोशीमठ की हालत हुई है। हालांकि एनटीपीसी इससे लगातार इंकार करता रहा और खुद को लगातार क्लीन चिट देता रहा। हालांकि जो क्लीन चिट दी गई इसकी अब कोई भी कीमत नहीं है, जो इंकार किया गया उसके कोई मायने नहीं। एनटीपीसी का जिक्र इस मामले में क्यों आ रहा है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरा देखिए, दिसंबर 2019 की तारीख है, जब इस हाइडल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, तभी वहां पर एक सुरंग का निर्माण हो रहा था। इस सुरंग में टनल खोदने वाली मशीन टीबीएम फंस गई। टीबीएम 900 मीटर की गहराई में फंस गई थी और इसके कारण हाई प्रेशर बना और पानी सुरंग की सतह पर आ गया था। अब 2022 का सीधा रुख करते हैं, तो 2022 में क्या हुआ? 2022 में एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने दावा किया कि टीबीएम से सतह पंचर हो गई। हजारों लीटर साफ पानी टनल से बाहर बहने लगा। कई महीने बीत गए, लेकिन ना पानी का बाहर आना रुका और ना ही टीबीएम चालू हो सकी। सतह से पानी निकलने के कारण जोशीमठ वाले जल भंडार खाली हो गए, छोटे झरने और पानी के सोर्स सूख गए। अब इससे यह हुआ कि जोशीमठ अंदर से खोखला होता गया और अब हालत यह है कि जोशीमठ में ना सिर्फ पानी की कमी है, बल्कि जमीन भी धंस रही है। समीर, बिल्कुल, और भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भटनागर साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जबरदस्त खतरे को नजरअंदाज करके अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन यहां पर किया गया है और जितनी भी एक्सपर्ट कमेटीज थी उनकी राय को नजरअंदाज कर दिया गया। एनटीपीसी की ये टनल आपके हिसाब से कितनी जिम्मेदार है इस त्रासदी के लिए? अकेला एनटीपीसी नहीं है, और भी है, यहाँ जेपी का भी है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो अकेला एनटीपीसी पे ही हम जिम्मेदारी नहीं थोप सकते, इसके लिए और भी जिम्मेदारी है। जब ऑलरेडी सर्वे हो गया है, एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी है, उसके अकॉर्डिंगली इस पे काम करना चाहिए था। और दूसरा,
हर एक को पता है कि ये एरिया सिस्मिक जोन 5 में है। नहीं भटनागर साहब, खतरे की घंटी, खतरे का अलार्म तो 50 साल पहले बजा दिया गया था। मिश्रा और कमेटी की बकायदा रिपोर्ट ने समीर साफ कहा था। 2010 में तो बोल भी दिया गया था कि अब वो जो बम है, जो कि खतरे का बम है और जो टाइम बम है, वो टिक टिक करना शुरू कर चुका और अब 2023 में हम हालात देख रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विपिन और अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।